हकीकत से बरक्स है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क जिसके अंदर यहाँ पे अरबपतियों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे जो है हमारे पास वसाइल नहीं है लोगों को चंद हफ्तों के लिए खाना पहुँचाने की। इस आप चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी चंद एक 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बहरिया टाउन कराची का केस चला था, जिसके अंदर बहरिया टाउन कराची को लीगलाइज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन पे एक जुर्माना आयद किया था। वो जो एक जुर्माना उन्होंने लगाया एक हाउसिंग स्कीम को लीगलाइज़ करने के लिए, वो था 450 बिलियन रुपीस। उस एक फाइन से आप जो ये इन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का जो किया है, जो उन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको आप 3 गुना बढ़ा सकते हैं। उसको आप अगले 3-4 महीने के लिए शायद बढ़ा सकते हैं, या उसके आप बेनिफिशियरीज को भी 3 गुना, सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम को लीगलाइज करने के लिए जो एक फाइन एक हमारे रियल एस्टेट बैरन ने दिया। तो वसाइल हैं आई थिंक, चाहे आप उसके अलावा दफाई बजट को देख लें, मुख्तलिफ चीज़ों पे जिन पे हम खर्च करते हैं, हम बादशाह डैम के ऊपर $15 मिलियन खर्च करने को निकले हैं। तो लोगों की सेहत को, लोगों को एक बड़े पैमाने पर अमवात से बचाने के लिए, उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है? आई थिंक, और इस मौके पर हमें उस पे ज़रा गौर से सोचना चाहिए। लॉकडाउन जब लिफ्ट किया है तो अभी आपको बाकी सारी एग्जांपल्स तो हम देखते हैं। ईरान के अंदर क्या हुआ, ईरान के अंदर सेकंड पीक नहीं आई, ये सेकंड वेव नहीं है ईरान की पहली वेव की सेकंड पीक है। और इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। सेकंड वेव तब आती है जब बीच में आपका एक लल पीरियड होता है, जब आपने इंटरप्ट कर दिया। ईरान में एक पीक आई है और वो केसेस नीचे गए हैं, उस पीक से नीचे गए हैं, और उन्होंने लॉकडाउन जो करना था, जैसे भी करना था, उन्होंने खोल दिया, और वही केसेस फिर बढ़ गए। और मैं गवर्नेंस की आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ मेरे ख्याल से बड़ा बदकिस्मती है कि हम हेल्थ मिनिस्टर को और वजारत सेहत को ब्लेम करते हैं। ये रिस्पांस तो आउटसोर्स हुआ एनडीएमए को। इस रिस्पांस के चेयर के अंदर हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है। इस रिस्पांस के फोकल पर्सन जो हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल के सीईओ हैं। और फिर इस रिस्पांस के जो स्पोक्स पर्सन है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या वहां के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अभी आप अकाउंटेबिलिटी की सारी चीज एक्सटर्नलाइज कर दें कि जी आवाम जाहिल है और आवाम ख्याल नहीं रख रही चीजों का, और देखें जी ईद की शॉपिंग हो रही है, तो आई थिंक ये रिटोरिक जो है ये बड़ा डेंजरस रिटोरिक है, और ये रिड्यूस कर देता है उस सारी डिबेट को जो एक पॉलिसी लेवल पर हो रही है, जो एक सिस्टम लेवल पर होने की जरूरत है, या एक सर्विस डिलीवरी के लेवल पर होने की जरूरत है। यहाँ एक पेशेंट एक हेल्थ सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और वो हेल्थ सिस्टम उसको फेल कर रहा है, और वो हेल्थ सिस्टम उसको क्यों फेल कर रहा है। आई थिंक ये वो वाले सवाल हैं जिसको हम बैक ट्रेस अगर करें तो इस रिस्पांस की पूरी कहानी हमारे सामने है। दूसरी जो बात लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि एक बंदे को कोरोना हो गया और वो सेहतयाब हो गया, अब उसके अंदर नेगेटिव आ गया है, क्या वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है कोरोना से, उसी कोरोना से? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सारे जो माहिरीन हैं इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो परसेंटेज तक है कि दोबारा हो सकता है, लेकिन जो समझ लें कि मैस लेवल पे कि दोबारा नहीं। की बात कीजिए आपने, तो आई थिंक ये हमारे डिफरेंट ट्रेडिशंस और डिफरेंट कल्चर्स के अंदर एक डिफरेंट एक मिथ्स होती भी हैं, और आई एम श्योर कि उसकी कोई इम्यूनिटी का लेकिन अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं आया कि जिसके ऊपर आप को रिलेट कर सकें कि इम्यूनिटी के अंदर या टी सेल्स के अंदर या एंटीबॉडीज के अंदर कोई बूस्ट आता है ये कावा पी के, या इसकी कितनी डोजेज पीनी चाहिए। लेकिन आपको पता है बिसाइड्स द पैंडेमिक वी आर फेसिंग एन इन्फोडेमिक एज वेल।
and one has to be very careful with the false information. Rather इससे डायरिया काफी ज्यादा पेशेंट्स के अंदर रिपोर्ट हुआ है जिन्होंने ओवरडोज कावे की ली है just to build immunity. अभी तक कोरोना वायरस की कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। जो हमने बहुत सारे जो हैं तरीके उनके इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए अभी तक चल रहे हैं, उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले कहा जी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो बस इलाज है इसका। तो सारे अमेरिका में सारे मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू हो गई और मैंने खुद भी शुरू करवाई, एफडीए ने अप्रूव किया उसको, लेकिन विद इन अ वीक और 2 वी रियलाइज कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दें किसी को या ना दें। डॉक्टर अनीस साहब ने फरमाया मेरा ख्याल में कोई टोटके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनसे कोई और साइड इफेक्ट ना हो। स्पेशली अगर पंजाब और बलूचिस्तान का मैं देखूं तो दोनों में जो है रिपोर्टिंग केसेस बहुत कम आ रही है। लोग जो है कोरोना को टैबू की तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जो इसको एक सेक्टेरियन बेस भी दिया गया था इनिशियली जब जायरीन के बाद से सारा जो वाकया हुआ था। तो जो यहाँ पे कम्युनिटीज है वो जो है उसको सेक्टेरियन की वजह से वो उस चीज को एडमिट भी नहीं करते हैं। वो अपने आप को टाइफाइड कह लेंगे, मलेरिया कह लेंगे, इवन वाटरमेलन पे भी ब्लेम कर लेंगे कि वाटरमेलन से हमारी डेथ हुई है, बट दे वॉन्ट एक्सेप्ट कि ये हमें कोरोना हुआ है। तो ये जो एक्सेप्टेंस का लेवल है ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग पे है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक नैरेटिव अच्छा बिल्ड होता, जैसे आज हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करें, हमारे साथ डॉक्टर साजिद है, डॉक्टर अनीस है, हम प्रॉपरली कोरोना के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सी डिजीज कहाँ पे ये चीजें करती है। बट ये चीज हमारे गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हमारे गवर्नमेंट ने पॉलिटिशियंस को लेकर आए टीवी पे जिन्होंने टोटली जो है गवर्नमेंट ने लोगों के अंदर जो है सरासर जो है एक अनअवेयरनेस कह सकते हैं आप, लोगों को जो नरेटिव बिल्डिंग की वही मैं बात करूँ कि लोगों को एक प्रॉपर फ्रेम ही बिल्ड करके नहीं दिया कि कोरोना भी एक पेंडेमिक है। और फिर उसी तरह से जो है जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीजें हैं और इनिशियल जो डिनाई कर रहे थे ये लोग कि कोरोना है भी कि नहीं है, और लॉकडाउन की जो सारी सिचुएशन है, दैट थिंग हैज कॉज्ड अ लॉट टू अस। क्योंकि हम जो है जो डॉक्टर इस टाइम फील्ड पे काम कर रहे हैं, अगर वो डिमांड करे कि हमें पीपीई दो, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, पर वो आप हमसे डिमांड करते हो कि आप आके काम करो विदाउट पीपीईज, तो दैट इज अ कंप्लीट सुसाइड कि हम जाएं और हमें बगैर पीपीईज के हम काम करें, हम खिदमत करें, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट गेट द रिगार्ड फॉर इट। तो जब ये सिचुएशन जो है काफी वर्स है हेल्थ केयर के लिए, अगर फिर इसमें मैं इसको अगर थोड़ा सा जेंडर की तरफ ले जाओ तो हमारे नर्सेज बहुत सफर कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि नर्सेज बहुत इग्नोर्ड रही है इस सारे मामलात में। आई डोंट नो कि लोगों को लगता है या हमारे हेल्थ सिस्टम को ये लगता है कि प्रोबेबली नर्सेज आर वेरी उन्होंने कोई स्पेसिफिक शायद वंडर वुमेन जैसा कुछ पहना होगा तो उनको कोई कोरोना हो नहीं सकता, तो उनके लिए पीपीईज नहीं आती है, बहुत कम आती है। डॉक्टर्स के लिए आ जाती है, पर नर्सेज बहुत ही इस सिचुएशन में सारा जो है बहुत बुरी तरह से जो है सारी जो सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। दूसरा, हायरार्की का बहुत बड़ा रोल है कि हॉस्पिटल के जैसे जब मैं पीपीईज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कांटेक्ट करते हैं, डीएचक्यू या सिविल या कहीं पे भी, तो जब हम उनसे लिस्ट मांगते हैं तो प्रिसाइसली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे एमएस और डीएमएस को आप पीपीईज ना दो, क्योंकि वो डॉक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि जो पीपीईज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं या जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से या जितने भी यूएस एड्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से, तो वो पीपीईज कहाँ जा रही है? अगर एमएस को दे रहे तो अगर एमएस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो वो फिर कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हमें तो डॉक्टर्स कह रहे कि आप हमें दो ताकि फिर हम अपने कॉलीग्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हायरार्की भी काफी जो है प्रॉब्लमेटिक है इस टाइम पे पाकिस्तान में। और नरेटिव बिल्डिंग का तो बहुत ही ज्यादा ही इशू है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, तो बट घबराएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? तो आई एम रियली नॉट श्योर कि हमारी गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन इन्होंने क्यों पिकअप कर लिया,
क्योंकि हालांकि जो लॉकडाउन चल भी रहा था दैट वाज नॉट मच ऑफ अ लॉकडाउन काइंड थिंग, बट इस टाइम जो है सिचुएशन काफी वर्स है पाकिस्तान के। हमने नया तौर पे फीचर आज किया था जिसमें हमने फोकस बेसिकली हेल्थ वर्कर्स के ऊपर किया पूरे पाकिस्तान में ही, कि वो किस तरह से किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, जो उनके मसाइल हैं वो तो हमें पता ही है, पीपीई वगैरह, लेकिन इससे ज्यादा भी जो है वो जो एक पब्लिक मिसट्रस्ट का एलिमेंट है कि वो उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो गए हैं, वो उसको भी हमने थोड़ा सा एनालाइज किया कि वो क्यों हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर बात जो हेल्थ वर्कर्स से हटके जो आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो ये है कि इसके ऊपर, कैन यू हियर मी? ओके, आई लॉस्ट। जी बोलिए। सो वो ये है कि अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है केसेस की, जो पंजाब के अंदर स्पेशली कुछ डॉक्टर से मैंने बात की, सीनियर डॉक्टर से, वो ये कह रहे हैं कि जो ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स उनको आए और उनको जो है वो कर दिया गया एडमिट, लेकिन बाद में जब उनकी डेथ्स हो गई तो कोई फॉलो अप नहीं कर रहे वो कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है, उनके मतलब टेस्ट रिजल्ट्स को फॉलो अप नहीं किया जा रहा। तो वो अब जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना के सिम्टम्स थे और उनकी डेथ हो गई लेकिन उनके रिजल्ट्स बाद में जो है पॉजिटिव आ जाते हैं, तो वो भी फिर डेथ्स के अंदर ही उनको काउंट करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो अप नहीं किया जा रहा। उसको डिलिबरेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, वो अवॉइड कर रही है कि उनको जो है वो, तो अगर उनको भी शामिल किया जाए तो डेथ्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होगा इससे, जो हमें बताया जा रहा है। तो विच मीन्स कि जो सिचुएशन है हमें वो पूरी तरह से हमारे सामने इस वक्त नहीं है, उसे सेंसर किया जा रहा है। और हुकूमत जो है वो पता नहीं क्यों, मतलब पहले तो ठीक है, पहले तो अगर आप शुरू में ऐसा करें, सेंसर करने की कोशिश करें तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि लोगों को पता ना चले, लेकिन अब तो ये सिचुएशन ऐसी है कि हम तो मतलब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है एक तरह से। तो अब भी अगर हुकूमत इस बात के अंदर बिजी है कि वो कैसे छुपाएंगे, इसको कवर अप करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रैटेजी तो बहुत फ्लॉड है। इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह से जो है वो उनके पास कोई प्लान नहीं है इसको, इससे डील करने का। तो ये है। और इसके अलावा जो एक डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि जो पीपीई का जो इशू है, सारे मेजर जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, चारों सूबों के अंदर हमने बात की, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सब में एक बात जो कॉमन है, जो एक शिकायत है डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की, वो ये है कि उनको जो पीपीई है वो बहुत ही, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिलेक्टिव है हुकूमत की तरफ से। जो कोविड के वार्ड्स हैं उनको दी जा रही है पीपीई, लेकिन जो बाकी जो दूसरे एरियाज हैं जैसे इमरजेंसी है या कोई और सेक्शंस है, वहां के डॉक्टर्स को वो नहीं कवर कर रहे। लेकिन जो एक मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे बताया कि वहां पे मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो कोविड के वार्ड्स के अंदर सिर्फ 10% डॉक्टर्स डिप्लॉयड हैं, बाकी जो है वो दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे इमरजेंसी है, ओपीडीज वगैरह हैं। तो वहां पर भी वो भी हाई रिस्क एरियाज हैं, मतलब वहां पे भी कोरोना का पेशेंट जो होता है वो पहले उसको आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, उसके बाद वो कोविड के वार्ड में शिफ्ट होता है, मतलब वो वहां से गुजर के पूरा जाता है ना, हर सेक्शन से गुजर के, वो सीधा तो नहीं कोविड के वार्ड में चला जाता। तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनको हुकूमत नहीं कवर करी, वो या तो अपने पास से लेके आ रहे हैं पीपीई खुद से, या फिर ये है कि वो जो है उनको मतलब कोई एनजीओ वगैरह दे रही हैं या खुद से वो अरेंज कर रहे हैं, हुकूमत उनको कवर नहीं कर रही, बिकॉज मीडिया जो है वो फोकस करता है जो कोविड वार्ड है उसके ऊपर, ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर्स को मिल रहा है या नहीं, जो बाकी हैं वहां पे नहीं कर रहे। और इसलिए जो है डॉक्टर्स की मतलब अभी रिसेंटली डेथ्स भी इतनी ज्यादा हुई हैं क्योंकि उनको कवर नहीं किया जा रहा है। पिम्स के अंदर हमारी जो बात हुई थी वहां पे हमें ये पता चला कि वहां पे जितने भी डॉक्टर्स की डेथ्स हुई अभी रिसेंटली, वो सब के सब कोविड वार्ड से अलग थे, हटके थे, मतलब एक तो ओपीडी में थे कुछ और कुछ दूसरे सेक्शन इमरजेंसी वगैरह में डिप्लॉयड थे, यानी कि वो जो हाई रिस्क दूसरे कोविड के हैं उनको नहीं किया। तो आई थिंक ये बहुत ही एक इससे पूछना चाहिए हुकूमत से कि ये ऐसे क्यों किया जा रहा है। और दूसरी जो एक और बात इसमें है वो ये है कि जो ये तो मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की बातें हैं, अभी केपी का और वो वहां पे तो इतनी रिपोर्टिंग भी नहीं है, फाटा, फॉर्मर फाटा और बलूचिस्तान के एरियाज में, वहां पे सूरत हाल इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। और हमने बलूचिस्तान के जो डॉक्टर से बात की, वो जो है वो कह रहे थे, आपको याद होगा अप्रैल में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था पीपी के लिए, और उनको जो है वो हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, और उनको फिर कुछ लोगों को कुछ डॉक्टर्स को जो है उन्होंने पुलिस ने टॉर्चर भी किया, बाद में फिर 1-2 दिन के बाद छोड़ दिया, पीपीई मांग रहे थे वो सिर्फ।
तो उनसे जब मेरी बात हुई तो दिस थिंग आई लाइक इट वाज रियली काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग कि वो ये कह रहे थे कि एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि उनको जो है वो पीपीई मांग रहे थे, उनको कोरोना हो चुका है और उनके पूरा जो वो वहां पे उनके साथ जितने भी कॉलीग्स काम करते हैं उस पूरे सेक्शन के अंदर उन सबको कोरोना हो गया. दे वर द वंस हु वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट. सो ही आस्क्ड मी कि आप जो है अमेरिका को तो गुडविल के लिए आप दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं पीपीई, तो आप बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं गुडविल कर रहे? क्या बलूचिस्तान डिजर्व नहीं करता गुडविल? तो आई रियली डिडंट हैव एन आंसर टू दैट. सो ये सिचुएशन है वहां पर. और फिर बलूचिस्तान के अलावा जो केपी है वहां पे जो हमारी बात हुई, वहां के हॉस्पिटल के अंदर ये है कि वहां के कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनमें डॉक्टर्स की बहुत कमी है. जो अब एक नया इशू आ रहा है वो ये है कि जो है डॉक्टर्स स्टाफ कम हो रहा है, डॉक्टर्स इतने हैं नहीं, और वो जो हैं बहुत क्योंकि शॉर्टेज है उनकी, तो जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनको मतलब लंबे लंबे आवर्स करने पड़े हैं, सुबह से लेकर रात तक वो रहते हैं वहां पे, और फिर ऑब्वियसली उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कर सकें. तो वहां पे केपी के अंदर भी ये सूरत हाल है. केपी में एक जो ये कंस्पिरेसी थ्योरी वाला जो एलिमेंट, आई एम नॉट श्योर कि पहले ये डिस्कस हुआ है या नहीं, बट ये भी आई थिंक बहुत ट्रबलिंग है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स तो पैसे लेके मार रहे हैं लोगों को, और ये इसकी जो है ये पूरी कंस्पिरेसी है और ये आपको नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल में, आप घर पे ही करें. तो ये बाकी सूबों में भी है, लेकिन अटैक्स तो हुए, वो भी हमने कवर किया उस फीचर के अंदर कि डॉक्टर्स के ऊपर अटैक्स हुए. लेकिन केपी में कुछ ज्यादा ही इसके ऊपर जो है वो लोग यकीन कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो हॉस्पिटल्स में जा ही नहीं रहे. वो भी जो कोरोना की नहीं है, दूसरे उनको मतलब किसी और कंडीशन के अंदर है, उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो दे आर अवॉइडिंग. और वो कुछ तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ लोग तो इस वजह से उनकी डेथ होगी कि वो हॉस्पिटल जाना उन्हें अवॉइड किया कि हम जाएंगे तो पता नहीं वो हमें कोरोना डिक्लेयर कर देंगे और फिर हमें मार देंगे और फिर हमें जो है वो टीका लगा देंगे जिससे हम कोरोना से मर जाएंगे और फिर उनको पैसे मिल जाएंगे. तो ये द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग टू एड्रेस दिस. और ये जो है क्या कहते हैं इसको, जो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर रही है. सो दिस इज ऑल वरिंग. ये बेसिकली हमारा ट्रैक्स था उस फीचर का. एंड एक क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर काजी या डॉक्टर चौधरी एड्रेस करें, वो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में है. और वो ये कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और इसका बहुत जिक्र हो रहा है अब पाकिस्तान में भी, और डिनाइल भी होता रहा है. तो ये कोई आप दोनों में से कोई एक्सप्लेन कर दे इसके बारे में. जी बिल्कुल. मैं थोड़ी सी दो जुमले बोलूंगा जी. हर्ड इम्यूनिटी की कन्वर्सेशन बहुत डेंजरस ये इट्स अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट, and I think it gives a false sense of security and it gives a false sense of reassurance. जहां साजिद साहब ने फरमाया कि एटलीस्ट 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन, 15 से 10% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी और 5 से 7 को क्रिटिकल केयर की जरूरत होगी. ये अगर हम पूरे पॉपुलेशन पर इसका प्रोपोर्शन निकालें तो ये बहुत बड़ी आबादी है. So right now we are too early in that disease to know whether we are protected or not. और सारी जो सर्वोलॉजिकल स्टडीज अभी तक आई हैं वो अंडर 10% जो सैम्पलिंग हो रही है, तो 10% लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज बन रही हैं. 5 to 6% है. जर्मनी की सिर्फ एक स्टडी है जिसमें 14% है. सो इफ वी थिंक दैट ये 80% या 60% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर गई है और उनको प्रोटेक्शन आ गई है, आई थिंक दैट्स अ मिसनोमर. And it's a very falsifying statement which is giving false hope to people, and it could lead to very dangerous and risk behavior लोगों का बढ़ सकता है ऐसे. साजिद साहब, over to you. Thank you very much. I totally agree with Dr. Anis के जो इन्होंने फरमाया कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहुत डेंजरस है इस लिहाज से कि हम जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है इस डिजीज को फैलने दो, इसमें से 80-90% जो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे और 10 से 15% जो खुद ही मर जाएंगे. तो दैट्स व्हाट वी आर गिविंग द मैसेज देन ये हर्ड इम्यूनिटी में. और उसमें भी अभी चूंकि ये बीमारी नई है हम सब लोगों के लिए, तो हमें ये भी नहीं पता कि इम्यूनिटी कितनी पायदार है. जिन लोगों में और उससे रिकवर भी होंगे तो उसमें कितनी पायदार, कितने अरसे तक वो रहेगी. तो उस तरफ जाना मेरा ख्याल ये टू अर्ली टू से कि जी ये हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कोई काम करेगी या नहीं इस टाइम पे. तो मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट से, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं
उनमें ये हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल हैं। वो टीवी पे आके यही मैसेज आ रहा होता है, जी हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एनडीएमए की तरफ से आता है कि जी हमने सारे पीपी सप्लाई कर दिए सारे हॉस्पिटल में। और आपकी बात ठीक है, यूएस में एक C-130 वो आया, हम सब लोग यहाँ पे हैरान थे कि ये पाकिस्तान से पीपी यूएस को इन्होंने डोनेट किया, जहाँ पे जबकि यूएस में अब जरूरत भी नहीं है पीपी की, हमारे पास वाफिर तादाद में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं है। और उसकी वजह से ये इसको बीमारी को रोकना भी मुश्किल हुआ है और एक किस्म की केओस मैनेजमेंट नजर आती है। और एक चीज और मैं कहता चलूं कि किसी बंदे को अकाउंटेबिलिटी में उसको चीफ जस्टिस को भी और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल करना चाहिए। जो उन्होंने रूलिंग दी कि ईद पे लोगों के लिए नए कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से लोगों का एक हजूम बाहर निकला और शॉपिंग सेंटर में हर जगह पे जाके निकले लोग, आपको नजर आए। और सारे डॉक्टर्स दुहाई देते रहे कराची में, लाहौर में, पीएमए के डॉक्टर कि खुदारा ये आप ना करें, ये बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अब उन चीफ जस्टिस साहब की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आप ये कैसे रूलिंग दे सकते हैं कि जब आप हेल्थ केयर एक्सपर्ट भी नहीं है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं और मेरा ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी भी उसकी बहुत जरूरी है और इसको सारे को एक रीवैम्प करने की, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है पूरे सिस्टम को। थैंक यू।